हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी कलाएं उत्पन्न हुई और कौन कौन सी कलाओं ने क्या क्या डेवलप किया। तो कल हमने प्राचीन भारत में शायद थोड़ी सी नृत्य कला के बारे में समझा था, डांसिंग आर्ट के बारे में और पेंटिंग के बारे में समझा था, है ना। तो पेंटिंग वहाँ से शुरू हुई, कहाँ से? भीमबेटका से। भीमबेटका में वॉल पेंटिंग थी। मैंने 4 कलर बताए थे उसमें जिसका बड़ा यूज़ हुआ था। कौन कौन से? हाँ, सफ़ेद, लाल, हरा और पीला, इन्हीं का यूज़ हुआ था बेसिकली। और सबसे ज़्यादा यूज़ हरे और लाल और सफ़ेद का ही हुआ है। और सबसे पहले खोजा किसने भीमबेटका को? डिस्कवर किसने किया और कब किया? हाँ, बाकड़कर ने खोजा 1958 में, है ना। इनको एमपी में आर्कियोलॉजी का फादर कहते हैं, पितामह कहते हैं बाकड़कर को। आर्चीबाल्ड ने और कार्लाइन ने, इन्होंने 1880 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पता लगाया चित्रों के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जगह पर? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में एक जगह है अहरोरा, वहाँ पर उन्होंने इसके बारे में चित्र सबसे पहले खोजे। तो हमको पहले तो ये भी थोड़ा पता होना चाहिए कि आर्चीबाल्ड और कार्लाइन ने कब खोजे। उसके बाद एक पेंटिंग आई थी जिसको कहते थे, बुक आई थी, इसका नाम था इंडियन पेंटिंग। इसके बाद आई थी रॉक कट पेंटिंग्स। तो बहुत सारी किताबें जो लिखी गई उनमें धीरे धीरे करके ये चीज़ें आती गई। फिर पेंटिंग एंशिएंट में ही बनी रही। एक ग्राफ समझ लीजिएगा पेंटिंग का, तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। हमने पेंटिंग के 2 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा है प्री हिस्टोरिक, इसको कहेंगे प्राक ऐतिहासिक। अगर प्रोटो हिस्टोरिक होता तो आदि ऐतिहासिक होता। दूसरा हिस्सा है पेंटिंग का जिसको कहते हैं क्लासिकल। और क्लासिकल के जो बाद आता है इसको एंशिएंट भी कह देते हैं, एंशिएंट और फिर क्लासिकल। और उसके बाद आता है प्री मिडाइवल और उसके बाद मिडाइवल और उसके बाद मॉडर्न। इतनी पेंटिंग हमको पढ़नी होती है। अगर हम प्री हिस्टोरिक की बात करेंगे तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हमको कहाँ कहाँ से मिली है ये पता होना चाहिए ना। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात करेंगे, अगर हमको ये डिस्कस करना है कि प्री एंटिक पेंटिंग भारत में कहाँ कहाँ से मिली है प्री हिस्टोरिक, तो सबसे पहले तो यूपी में ही मिली है। यूपी में कहाँ से मिली है? मिर्ज़ापुर के पास से मिली है, यहाँ से मिली है। इसके अलावा पीतल खोरा से मिली है, महाराष्ट्र के। कर्नाटक से मिली है, कर्नाटक में घुमुंडी एक जगह है, घुमुंडी, वहाँ से मिली है। केरला में मिली है, एडनकुल्लन से मिली है। कई जगहों से हमको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिली है। अगर मैं पूछूं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का टाइप क्या था तो आप क्या बताएंगे? वॉल पेंटिंग, सेल चित्र ही मिले हैं, यानी कि रॉक पेंटिंग ही मिली है वहाँ से। ये पेंटिंगों के सब्जेक्ट क्या हुआ करते थे, क्या बनाते थे वो लोग चित्रों में? हंटिंग इमेज बनाते थे, शिकार के लिए जाते समय चित्र बनाते थे। इसलिए उसमें जानवर अपन को बहुत मिल जाते हैं, हाथी घोड़े मिल जाते हैं, धनुष मिल जाते हैं, लोगों की भीड़ मिल जाती है चित्रों में। यही चित्र बनते थे। लोग अपनी ही इमेज को जाते समय वहाँ पर मार्क करने की कोशिश करते थे। तो ये ज़्यादातर कैसे हैं? नेचर से प्रभावित हैं। क्लासिकल एरा जब आया एंशिएंट पेंटिंग का, तो इसमें हमको सबसे पहले केव पेंटिंग मिली, गुफाएं पेंटिंग। और गुफाओं की पेंटिंग हमको मिली जोगीमारा से। जोगीमारा छत्तीसगढ़ में। जोगीमारा के अलावा अजंता से मिली, अजंता महाराष्ट्र में है। अजंता के अलावा बादामी से मिली, बादामी के अलावा सित्तन बासल से मिली, सित्तन बासन के अलावा एडनकुल्लन से मिली। तो प्राचीन पेंटिंग है, गुफा चित्र हमको कई जगहों से मिले हैं, आपने पढ़े भी होंगे। हमारे यहाँ बाग से भी मिले हैं, बाग में भी तो मिले हैं, एमपी के बाग में, बाग की गुफाओं से, तो वहाँ से भी चित्र मिले हैं। तो इसमें पहला है ये भी यही वाले चित्र हैं, बस ये पहाड़ों पर बनाए गए हैं, ये गुफाओं के अंदर दीवारों पर बनाए गए हैं, लेकिन ये इससे डेवलप हैं। यहाँ पर वो 4 कलर यूज़ नहीं हुए हैं, यहाँ पर एक्सटेंसिवली ब्लू कलर का यूज़ आना शुरू हो गया था, जिसको अर्गाट से बनाया जाता था। अर्गाट एक विषैला फल होता है, उसको घिसेंगे तो उसमें से नीले नीले रेशे निकलते हैं, उससे यूज़ करके यहाँ पर बनाते थे। तो एक्सटेंसिवली ब्लू कलर यहाँ पर आ गया है। जिसने ग्वालियर का किला देखा है, किसी ने ग्वालियर का फोर्ट जिसने देखा होगा, तो फोर्ट का जो एक इमेज है, उसका जो एक लैंडमार्क इमेज है, उस पर देखेंगे तो ब्लू कलर बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया उस पर। ये उसकी पहचान है ग्वालियर पेंटिंग की। अगर हम प्री हिस्टोरिक एरा में आएंगे तो यहाँ पर गुप्ताज आ गए थे। और गुप्त काल में पेंटिंग, मैंने कहा था कि 2 मेथड आ गए थे, एक फ्रेंस्को, एक टेम्पेरा। उसमें एक टेक्निक और आई थी जिसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। हम एक खोखला वो बनाएंगे, मोम का सांचा, उसमें मोम की एक स्टैचू रहेगी। उस सांचा जब बन जाएगा तो उसको गर्म करेंगे तो उसमें से मोम पिघल के बाहर निकल जाएगा। फिर हम उसके अंदर वो धातु को मेल्ट करके भर देंगे, उसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। इससे मूर्तियाँ बनने लगी।
फ्रेंच को मैंने कहा था गीले प्लास्टर पर बनाते थे, टेम्पेरा गीले प्लास्टर के ऊपर चीज़ों को उभार करके बनाते थे। तो गुप्त काल में पेंटिंग धीरे धीरे करके बहुत डेवलप होती गई, लेकिन इसमें एक चीज़ आती गई कि पेंटिंग बहुत तेज़ी से फैली, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से फैल गई। रंगोली बनाना जानते हो? रंगोली एक डेली पेंटिंग है, महाराष्ट्र में देखी जाती है, उत्तर प्रदेश में इसको चौक पूर्णा कहते हैं, इसे महाराष्ट्र में रंगोली ही कहते हैं। इसे आप बंगाल में जाएंगे तो इसे अल्पना कहते हैं, अल्पना। बिहार में जाएंगे इसे तो इसे चौक पूर्णा या चामिल्ली कहते हैं। आप तमिलनाडु में जाएंगे तो इसको कुटवल्ली कहते हैं। आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वुडवल्ली कहते हैं उसको। तो हर स्टेट में उसके अलग अलग नाम है। तो जब पेंटिंग किसी अलग अलग रीजन में फेमस हो जाती है तो परीक्षाओं के लिए प्रश्न बना देती है वो। जैसे बहुत एक फेमस पेंटिंग है मधुबनी, पूछी जाती है परीक्षाओं में कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, कौन से है? बिहार से। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग का एक्चुअल नाम क्या है? मधुबनी तो जिले का नाम है इसलिए इसको मधुबनी कहते हैं, उसका वास्तविक नाम क्या है? और अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा और डिफिकल्ट करूं तो बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस घटना से है? जन्म, विवाह, मृत्यु, उत्सव। किससे? मधुबनी जो जिला है, एरिया है जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लगता है, वहाँ पर विवाह के समय जो नव दंपति होते हैं वो जिस कमरे में रुकते हैं उस कमरे की दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको कोहबर कहते हैं। उसी कोहबर को हम लोग मधुबनी के नाम से जानते हैं, है ना? उसका एक्चुअल नाम है कोहबर। क्यों नीरज, याद आया? याद तो तब आएगा जब पहले पढ़ा होगा, है ना? कह रहा वही तो। तुमने क्या पढ़ा है पहले, यही बता दे। कोई भी एक सब्जेक्ट बता दे, गणित छोड़ के। कुछ नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा बता? पूछूंगा नहीं, तू बता दे बस। हाँ हाँ, तो ज़्यादा क्या पढ़ा ये बता। ज़्यादा पढ़ा है लेकिन पता नहीं बारा क्या पढ़ा है उसने। हाँ, ज्योग्राफी पढ़ी है, पूछूं? क्यों? बेटा ऐसे काम नहीं, थोड़ा पढ़ा करो, है ना? ऐसे ही तुम सारा दिन टहलते रहते हो ना इधर से उधर, उससे काम नहीं चलता है। मैं बताऊं कहाँ टहलता है, किसके साथ टहलता है? चल छोड़ो उसको, बाद में बात करते हैं तुमसे। तो उसको अपन लोग एक्चुअल नाम क्या है उसका? कोहबर है। उसको मधुबनी के नाम से जानते हैं। हमारे एमपी में एक बहुत अच्छी पेंटिंग है जिसको कहते हैं पिथौरा पेंटिंग। सुनी है? पिथौरा सुनी होगी ना? किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। इस पिथौरा पेंटिंग का मतलब है कि दीवारों पर जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। और बहुत इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जंगलों में जो रहते हैं लोग तो दीवारों पर जानवरों के चित्र इसलिए बनाते हैं कि जानवरों को ऐसे अजीब गरीब चित्र देख करके डर लगता है। जानवर वैसे ही बिदक जाते हैं अजीब गरीब चीज़ें देख करके। तो ऐसा माना जाता है कि घरों के बाहर आग जलाना, पिथौरा बनाना, इनसे घरों की सुरक्षा की जाती थी। और एमपी में इसकी सबसे लीडिंग जो कलाकार हैं, अभी पेंटर हैं, उनका नाम है भूरी बाई, है ना? उनको पद्मश्री मिला है। पद्मश्री मिलने से पहले जब भी हम ट्राइबल म्यूजियम जाते थे बच्चों को लेकर के विजिट कराने के लिए, कल्चर का विजिट कराते थे ट्राइबल म्यूजियम यहीं श्यामला हिल्स पर, तो हम उन सारे बच्चों की भूरी बाई के साथ फ़ोटो जरूर खींचते थे। भूरी बाई बेचारी वहाँ एक कुर्सी पर बैठी रहती थी और पेंटिंग बनाती रहती थी। तो बच्चे पूछते थे सर ये कौन है? तो मैंने कहा ये भूरी बाई हैं और अभी एमपी में ही नहीं पूरे भारत में पिथौरा पेंटिंग की बड़ी कलाकार है। लेकिन बेचारी वो ऐसी साधारण सी बैठी रहती थी। उस समय उसको पद्मश्री नहीं मिला था। तो कई बार 2-3 साल ऐसे आना जाना हुआ। जब उसको पद्मश्री मिला तब बच्चों को समझ में आया कि ये वास्तव में कोई महत्वपूर्ण महिला थी। अब उसके लिए बढ़िया चैम्बर जैसा बना दिया है, पेंटिंग उसकी टेबल वेबल लगा दी है पेंटिंग बनाने के लिए। अभी भी वो पेंटिंग ही बनाती है, आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगी आपको नीचे। तो भूरी बाई क्या क्या तुम कब गए थे? ट्रैवल म्यूजियम में। हाँ, कहाँ बना रही थी? नीचे जो कैंटीन है उसके बगल में। हाँ वही उसके जस्ट पीछे गैलरी बनी है इनकी, एमपी के शहीदों की जनजाति उनकी, उसी के सामने। हाँ वही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पेंटिंग अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के प्रश्न लेके आती है। दूसरी बात, जब आप मिडाइवल में जाएंगे ना तो पेंटिंग इतने क्षेत्रों में फैल जाती है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय के बाद मिडाइवल पेंटिंग ऐसी फैलती है कि एक सेंट्रल इंडिया पेंटिंग और राजस्थान पेंटिंग। बहुत आसान एक लाइन में लिखना राजस्थान पेंटिंग, लेकिन राजस्थान पेंटिंग एक नहीं है।
राजस्थान पेंटिंग ऐसी है कि उसमें कोटा पेंटिंग अलग है, बूंदी पेंटिंग अलग है, और सबसे फेमस जिसको कहते हैं किशनगढ़ पेंटिंग। किशनगढ़ पेंटिंग ही एग्जाम में आती है, बाकी आपको पढ़नी भी नहीं है। किशनगढ़ पेंटिंग को हम लोग बनी ठनी के नाम से जानते हैं। किसी भी पेंटिंग में आपको अगर किसी हीरोइन का चेहरा दिख रहा है, वो पोर्ट्रेट पेंटिंग होती है, उसमें पूरा चित्र कभी नहीं आता किसी भी कलाकार का, वो केवल ऊपर से लेकर के हाफ पोर्ट्रेट फोटो आता है वैसा आता है। और उसमें जो जिसका भी चित्र बनाया गया है, हीरोइन का चित्र बनाया गया है, उसको बढ़िया श्रृंगार कराया जाता है, और उसकी आंख एकदम मछली के जैसी होती है, नाक काफ़ी लंबी होती है और आंख मछली नुमा होती है। उसे कहते हैं किशनगढ़ी पेंटिंग। मैं पूरा दावा करता हूं कि आपने जरूर देखी होगी, उसी को किशनगढ़ी कहते हैं जो आपके दिमाग में आ रही है ना, उसी को किशनगढ़ी कहते हैं, उसको किशनगढ़ी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि बनी ठनी क्या है? राजस्थानी पेंटिंग की किशनगढ़ी शैली है बनी ठनी पेंटिंग। जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने फिर आई जोधपुरी पेंटिंग राजस्थान में। जोधपुरी पेंटिंग, जब भी किसी पेंटिंग में आपको बहुत धूसर कलर दिख जाए, डल कलर दिख जाए, और हाथी घोड़ा दिख जाए और किला दिख जाए, इन तीनों को एक साथ भी दिख सकते हैं, अलग अलग भी दिख सकते हैं ज़्यादातर, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके पहचान सकते हैं कि ये जोधपुरी पेंटिंग, तो वो जोधपुरी पेंटिंग होगी। लेकिन उत्तर भारत की पेंटिंगों में बहुत अच्छे कलर नहीं आए। दक्षिण भारत में जब पेंटिंग आप देखने जाओगे, इतने ब्राइट और वाइब्रेंट कलर का यूज़ हुआ। आप सित्तन वासल की पेंटिंग देख लो, एडन कुल्लन की पेंटिंग देख लो, या फिर मामट्टीपुरम की पेंटिंग देख लो, इतनी शानदार पेंटिंग। और दक्षिण भारत के पेंटिंग में वो वाले पेंटिंग नहीं आई जो उत्तर भारत में थी। उन्होंने सारी पेंटिंग को धर्म से जोड़ दिया। कृष्ण के चित्र हैं, बुद्ध के चित्र हैं, विष्णु के चित्र हैं, शिव के चित्र हैं। उत्तर भारत में तो राजा महाराजाओं के चित्र ज़्यादा बनने लगे, वो अपने ही चित्र बनवाने लगे, जैसे जोधपुर में बनते थे, किशनगढ़ में बनते थे। तो वहाँ पर रिलीजन थोड़ा कम दिखाई देता है, दक्षिण भारत में ज़्यादा दिखाई देता था पेंटिंग में। और दक्षिण भारत की जो पेंटिंग है वो विष्णु को ज़्यादा डेडिकेटेड है पेंटिंग। शिव की पेंटिंग कम है वहाँ पर, विष्णु की पेंटिंग ज़्यादा मिलती है। शिव की पेंटिंग बहुत रेयरली मिलती है, केवल तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में प्राप्त होती है इनकी पेंटिंग। तो दक्षिण भारत की पेंटिंग अलग हो गई, उसके बाद की पेंटिंग अलग हो गई। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, कैनवास पेंटिंग। कैनवास पेंटिंग आई। कैनवास पेंटिंग आप जानते हैं अच्छे से, छोटा सा पोर्ट्रेट होता है, उस पर लोग पेंटिंग बनाते हैं। और उसके बाद भारत में पेंटिंग के लिए वाइब्रेंट कलर ही नहीं, टाइप्स ऑफ कलर भी आ गए, क्योंकि ऑयल कलर भी आ गए, उसके बाद स्केच कलर भी आ गए, और क्या कहते हैं उसको, पेपर कलर भी आ गए, वैक्स कलर भी आ गए, कई तरह के कलर्स में यूज़ होने लगे पेंटिंग में। तो पेंटिंग हमारी बहुत रिच हो गई। साउथ इंडिया में एक और पेंटिंग फेमस हुई, मैसूर पेंटिंग। मैसूर पेंटिंग वो है कि जिसको आप आंख बंद करके उस पर हाथ फेरेंगे तो पहचान सकते हैं, उभरी हुई होती है वो, और पूरी की पूरी विष्णु को ही डेडिकेटेड है, विष्णु के ही बनाए जाते हैं ज़्यादातर, विष्णु और कृष्ण के ही बनते हैं वहाँ पर ज़्यादातर चित्र। तो वो पेंटिंग बहुत फेमस हो गई। और इसी मॉडर्न वर्ल्ड में फिर फ्रांस पेंटिंग का बहुत बड़ा अड्डा था, भारत से बहुत सारे पेंटर निकले। पेंटिंग भारत में इतनी डेवलप हुई कि वहाँ से होते होते धीरे धीरे करके बॉडी पेंटिंग पे आई। बॉडी पेंटिंग में हमने टैटू आर्ट देखी। टैटू आर्ट जानते हैं आप लोग, ट्राइबल आर्ट जिसको गुदना गुदवाना कहते थे, अब वो टैटू आर्ट के नाम से जानी जाती है, मॉडर्न पेंटिंग में आ गई है। नेल पेंटिंग आ गई है, महिलाएं नेल पर भी कलाकारी कोई ना कोई करवाती हैं, तो उसको नेल पेंटिंग कहते हैं। तो वो मिनिएचर पेंटिंग है जो आज हमारे पास आ गई हैं, कई फॉर्म हमारे पास डेवलप हो गए हैं। प्रश्न ये है, सीधा सीधा परीक्षाओं को मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व में पेंटिंग का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? पहला प्रश्न है ना, उसका उत्तर दो पहले तो बताओ। पेंटिंग देखिए कभी मोनालिसा की, किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंची ने। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई। जब रेनासा हो रहा था पूरी दुनिया में, रेनासा यानी कि एक ऐसी घटना 200 साल तक चली, वो 1350 से 1550 तक, ऐसी घटना जिसने पूरे अंधकारमय यूरोप को उजाले की रोशनी में लाके खड़ा कर दिया। यानी वो पुराने विचार छोड़ करके नए विचारों की तो दौड़ पड़े, और वहाँ से पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब डेवलप हुए। और उस समय इटली के 3 पेंटर बड़े फेमस हुए। उनमें से एक थे लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा बनाई। एक थे बहुत फेमस पेंटर जिनका नाम था राफेल, जिन्होंने पियता बनाया। और एक थे माइकल एंजेलो, जिन्होंने द लास्ट मैन, द लास्ट सपर जैसी पेंटिंग्स बनाई, फॉल ऑफ द मैन बनाई। ये तीनों इटली के थे। इटली से ही पेंटिंग को सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिली, चर्च पेंटिंग को, इसलिए इटली को कहते हैं द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। इटली ही पेंटिंग का जन्मदाता है। और उन तीनों पेंटरों में, चाहे वो राफेल हो, एंजेलो हो या विंची हो, उन तीनों में सबसे फेमस कौन हुए? लियोनार्डो दा विंची। तीनों इटली के थे। भारत में जब ये पेंटिंग आई तो इस ब्रिटिश पीरियड के साथ, तो भारत में बहुत सारे कलाकारों ने ट्रेनिंग लेना शुरू की। तो भारत में और एमपी में बहुत सारे पेंटर्स डेवलप हुए। इंडिया के सबसे लीडिंग पेंटर्स में हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा नंदलाल बोस को जानते हैं। नंदलाल बोस का क्या कंट्रीब्यूशन है पेंटिंग में? एक नंदलाल बोस और एक जिनका नाम है टैगोर। कौन से टैगोर हैं वो? क्या ये नंदलाल बोस का बड़ा योगदान है हमारे देश में? उन्होंने हमारे संविधान पर चित्र बनाए। नंदलाल बोस ने हमारे संविधान पर चित्र बनाए हैं। और लिखा किसने संविधान को? है? किसने लिखा है? नहीं, उन्होंने लिखना नहीं है, उनकी राइटिंग खराब थी, उन्होंने नहीं लिखा है। लिखना मतलब जिसने कैलीग्राफी करी, जिसने की होगी, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी। और किसकी थी? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा ने उसको लिखा है। और नेहरू जी ने उनसे कहा कि इसको जल्दी से कंपाइल कर दीजिए, लिख दीजिए, आप बता दीजिए कितना मेहताना लेंगे, कितना पैसा लेंगे। तो उन्होंने कहा हम एक भी पैसा नहीं लेंगे। तो नेहरू जी बड़ा खुश हुए, ये तो अच्छा काम है, देश के लिए पैसा है भी नहीं अपने पास। लेकिन उन्होंने कहा कि पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हर पेज पे अपना नाम लिखेंगे। अब कोई सोल्यूशन है ही नहीं, या तो उनसे नहीं लिखवाओ, और उनसे लिखवाओ तो हर पेज पे अपना नाम लिखेंगे। तो नेहरू ने कहा जाओ कर लिख दो। तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और उसको बना करके तैयार कर दिया। अच्छी कॉपी है। लास्ट पेज पर उन्होंने अपना भी लिखा है, दादाजी का भी लिखा है, सबका लिखा है। तो कुल मिला के हमारी कॉपी बनके तैयार हो गई। और उस पर फिर चित्र बनाने की जिम्मेदारी दी गई शांति निकेतन के चित्रकार नंदलाल बोस को। जो शांति निकेतन के चित्रकार थे, उन्होंने उस पर चित्र बनाए हैं। और उन चित्रों में उन्होंने हर पेज पर अलग अलग चित्र को बनाया है। उस पर अकबर का भी चित्र है, उस पर शिवाजी का भी चित्र है, उस पर अशोका का भी चित्र है, उस पर झांसी की रानी का भी चित्र है। सारे चित्र उस पर बने हुए हैं। हर चित्र एक अलग मैसेज उस पर देता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं औरंगजेब का चित्र नहीं है उस पर, और औरंगजेब का चित्र ठीक भी नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा कोई मैसेज दिया भी नहीं जिसके लिए उसका चित्र बनाया जाए। तो वो बड़े पेंटर थे नंदलाल बोस। रविन्द्रनाथ टैगोर बड़े थे। एक और थे अवनींद्रनाथ टैगोर। इनका क्या योगदान है? अवनींद्रनाथ टैगोर, ये मैं डायरेक्ट वो डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके पेपर के लिए, वरना पेंटिंग तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना। बताइए, अवनींद्रनाथ टैगोर को पेंटिंग की दुनिया में क्यों जाना जाता है? नहीं पता। भारत में 1880 के आसपास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम एकजुट हो सकें। और 1870 के आसपास से हमारे देश में जो अकाल पड़ रहे थे, तो भारतीयों की स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी। प्लेग बीमारी फैल रही थी, प्लेग जैसी महामारी फैल रही थी। और उसके लिए जो जांच कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे, हर्स्ट, उन्होंने तो जांच के नाम पर अति मचा रखी थी। भारत में महिलाओं के साथ शोषण करना शुरू कर दिया था, अभद्रता करना शुरू कर दिया जांच के नाम पर। तो इससे भारतीयों की भावनाएं उद्वेलित हो गई। उनको लगा कि हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार का कहीं तो रिटेलिएशन दिखे भारतीयों का। और ऐसा करने के लिए भारत के एक बड़े दक्षिण महाराष्ट्र के एक परिवार के व्यक्ति बालकृष्ण राव चांपेकर और उनके भाइयों ने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी। इसी बात को लेकर के चांपेकर बंधु यानी चांपेकर भाइयों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये लगा कि जो लोग ब्रिटिश सरकार के विरोधी हैं वो सब एक हैं, वो इस देश के समर्थक हैं। लेकिन फिर भी हमको वो फीलिंग नहीं आ रही। अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक चित्र बनाया भारत माता का। भारत माता का चित्र बनाया जिसमें एक महिला, जिसके एक तरफ शेर खड़ा हुआ है और एक हाथ में झंडा है। उस चित्र को जब प्रमोट किया गया तो पता लगा ये कौन है, यानी कि ये भारत माता है। और भारत माता मतलब ये देश की धरती। और आपको पता है कि अगर ये भारत माता है तो हम सब उनके पुत्र हैं। तो किसी भी एक माता के पुत्रों में हम की भावना होती है। और हम सब लोगों ने आपसी सारे बैर को भूल करके, मतभेद को भूल करके एक मुद्दे पर सबको एक कर दिया कि भारत के हम सब लोग पुत्र हैं भारत माता के। और यहाँ से हमारे देश में एक भावना निकली जिसे कहते हैं फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की अवधारणा। भारत का पहला राष्ट्रवादी चित्र जिसने भारत में राष्ट्रवाद की परंपरा को उद्वेलित कर दिया था, वो था भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो अवनींद्रनाथ टैगोर बड़े चित्रकार हैं हमारे। रविन्द्रनाथ टैगोर का सबसे फेमस चित्र कौन सा है? रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नहीं पता? रविन्द्रनाथ टैगोर लेखक भी थे, उन्होंने गाना वाना भी लिखे। क्या लिखा है? ऐसे व्यक्ति जिसने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, बांग्लादेश का भी लिखा है, भारत का भी लिखा है। बांग्लादेश का भी है, अमार सोनार बांग्ला किशोर कानार कांगला, वहाँ का भी लिखा है। जनगण मन भारत का भी लिखा है उन्होंने। कौन सी बुक में लिखा है? गीतांजलि में। गीतांजलि जो उन्होंने 1911 में लिखी थी और 13 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना। 13 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है भारत में? कितने लोगों को मिला? नाम बताते जाओ। ए महिला मंडल कुछ नहीं बता रहा है, बताओ बेटा, बताओ। नहीं मिला किसी को?
तो पहले ये बताओ कितने फील्ड में मिलता है, ये बताओ। 6 से 7। हाँ अब एक मिनट, पहले रविन्द्रनाथ टैगोर बाद में जाएंगे, पहले ये बताओ ये कितने फील्ड में मिलता है? 6 क्षेत्रों में मिलता है। कौन कौन से बताओ? हाँ, अर्थशास्त्र में मिलता है, ठीक। साहित्य में मिलता है। कला क्या होती है? 1 हो गया, 2 हो गया। और चिकित्सा में मिलता है, मेडिसिन, ठीक है। और शांति में मिलता है। और पत्रकारिता में नहीं मिलता भाई। हाँ, भौतिक विज्ञान में मिलता है। और रसायन, एक रसायन में मिलता है। तो 6 हो गए, ठीक है। कहाँ से मिलता है? और रह गया कोई एक? गणित में नहीं मिलता बेटा। गणित में एबेल पुरस्कार मिलता है। गणित में एबेल पुरस्कार मिलता है, उसको ही गणित का नोबेल कह देते हैं, है ना। ये पुरस्कार कहाँ से मिलता है ये और बता दो, कौन देता है इसको? कहाँ की संस्था? देखो, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट को डिस्कवर किया था। When Alfred Nobel discovered dynamite, he realized that he has discovered some of the destructive thing to this world. उसको लगा मैं दुनिया के लिए विनाशकारी चीज़ की खोज कर दी है मैंने। सो मुझे दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए उसको जो भी पैसा इतने सारे देशों से मिला, उससे उसने एक फाउंडेशन बना दिया, एक एनजीओ टाइप का बना दिया, जिसे कहते थे क्या? नोबल फाउंडेशन। और चूंकि वो जिस देश का नागरिक है वो है स्वीडन, तो स्वीडन की सरकारी में बना वो संगठन, और स्वीडन की सरकार में बना। और जिस दिन उसकी डेथ हुई 10 दिसंबर को उसकी डेथ हुई, उसको हम लोग विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं 10 दिसंबर को। तो पुरस्कारों की घोषणा जुलाई अगस्त से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक कर दी जाती है, सारे पुरस्कारों की घोषणा। और उस घोषणा के बाद 10 दिसंबर को बांट दिए जाते हैं पुरस्कार। उसी दिन 10 दिसंबर को स्वीडन सरकार उसको देती है। जब पुरस्कार शुरू हुए थे 1901 से, तो उसमें अर्थशास्त्र नहीं था, इसमें साहित्य है, चिकित्सा है, शांति है, भौतिक है, रसायन है। केवल 5 क्षेत्रों में ये दिया जाता था। ये 1969 में ऐड किया गया है, पहले नहीं था, ये 69 से ऐड हुआ है। एक और उसमें वो है कि जो शांति का है ये स्वीडन नहीं देता है, ये नॉर्वे से मिलता है। नॉर्वे उसका एक नेबरिंग कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री, और इसका कैपिटल है ओस्लो, तो ये नॉर्वे से मिलता है। तो पहला तो 6 क्षेत्रों में मिलता है, जिसमें से 5 स्वीडन से मिलते हैं और 1 नॉर्वे से मिलता है, मिलता उसी दिन है। बाकी के 6 में से 5 एक साथ शुरू हुए थे, 6वां इकोनॉमिक्स का बाद में शुरू हुआ है, ठीक। अब ये पुरस्कार 10 दिसंबर को बांट दिए जाते हैं। पुरस्कारों में एक परंपरा और है कि ये पुरस्कार कभी भी मरने के बाद किसी को नहीं दिए जाते हैं, पोस्टथमसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। दुनिया में महात्मा गांधी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति रहे थे उस समय, जिनको 5 बार इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन मिला एक बार भी नहीं। 1948 में मिलने वाला था, उससे पहले मर गए। ऐसा कहते हैं कि उस समय मिल जाता, हम लोग कयास लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है मिल जाता, लेकिन किसी भी आदमी का 5 बार नोबेल के लिए नाम जाना बड़ी बात होती है। और महात्मा गांधी ही वो व्यक्ति हैं जिनको 1931 में 1931 में पहली बार दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम मैगजीन पर पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। उस मैगजीन पर आज तक महात्मा गांधी के अलावा किसी नेता का फोटो नहीं आया। मतलब फोटो आए हैं, फोटो तो मोदी जी का भी आया, लेकिन उनको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित नहीं किया गया, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित नहीं किया गया। उनका मोदी का फोटो उसमें निगेटिव कैरेक्टर के रूप में आया था, पॉजिटिव कैरेक्टर के रूप में नहीं आया। तो 5 बार नॉमिनेटेड हुए। ये नोबेल प्राइज़ की कहानी है, और नोबेल प्राइज़ 10 दिसंबर को ही बांटे जाते हैं, ठीक। प्रश्न ये है कि किसी भी फील्ड में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं देते हैं, कलेक्टिवली इकट्ठा देंगे तो 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं देते हैं। भारत में इसकी परंपरा शुरू हुई थी, इन्होंने टैगोर ने शुरू की थी 1913 में। 1913 में शुरू की। इनको गीतांजलि बुक के लिए नोबेल प्राइज़ मिला पहला। तो किस फील्ड का मिला होगा? लिटरेचर का। क्यों, उसमें साहित्य तो है ही नहीं? अच्छा है ऊपर, ठीक। लिटरेचर का अवार्ड मिला उनको पहली बार, ये पहला था इंडिया में मिला। फिर दूसरा किसको मिला? मदर टेरेसा को 79 में मिला, है ना। सीवी रमन को कब मिला? 1930 में मिला। 1930 में सीवी रमन को मिला रमन इफेक्ट के लिए। फिर उसके बाद 1968 में H.G. खुराना, 68 में खुराना को मिला मेडिसिन के लिए। और उसके बाद 1979 मदर टेरेसा को मिला शांति का। इसके अलावा फिर किसको मिला? नहीं, 85 में नहीं मिला।
एस चंद्रशेखर को मिला 80 में, 80 मिला एस चंद्रशेखर को। और उसके बाद 80 में उनको घोषणा की गई थी सीवी रमन को, वो चंद्रशेखर को। और उसके बाद अर्थशास्त्र में 1997 में किसको मिला? अमर्त्य सेन। उनकी किताब है बहुत अच्छी जिसका नाम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उसके लिए मिला उनको। उस किताब में इन्होंने सबसे पहले लिखा था, जब उनसे इंटरव्यू हुआ उनका तो उनसे पूछा गया कि होम डू यू फाइंड योर मोटिवेटर इन इकोनॉमी, आपको इकोनॉमी का जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिला, कैसे मिला? तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इन इकोनॉमिक्स डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ बीन जस्ट लाइक माई फादर ऑफ इकोनॉमी। तो उन्होंने अम्बेडकर को हाईलाइट कराया था अपनी इकोनॉमी के दौरान। अम्बेडकर को लोग इसीलिए जानते थे कि उन्होंने संविधान लिखा है, संविधान में बड़ा रोल प्ले किया है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी के लिए उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनकी जो पीएचडी थी उसका टॉपिक ही यही है, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस, है ना। और भारत में जब आरबीआई बनी थी 1935 में, उस आरबीआई की स्थापना करने के लिए यहाँ पे जो कमीशन आया था, हंटिंगटन कमीशन आया था, तो उससे कहा सरकार ने कि यहाँ पर हमको एक सेंट्रल बैंक बनानी है। तो उस कमीशन ने कहा था कि हमको बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, भारत में पहले एक बहुत अच्छा अर्थशास्त्री है। तो उन्होंने अम्बेडकर को बुलाया और अम्बेडकर ने उनका ड्राफ्ट पढ़ा और अपनी परमिशन दी, मतलब अपना सजेशन दिया, और फिर यहाँ पर आरबीआई की स्थापना हुई। हाँ, नहीं फाउंडर तो नहीं कहते क्योंकि सरकार ने करवाया था उसको फाउंडर, लेकिन ये कहते हैं कि फाउंडेशन में उनका बड़ा रोल है। और ये बात तब पता लगी जब अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला तब। इसके बाद किसी इंडियन को मिला, इसके बाद 2000 में मिला था साहित्य का बीएस नायपाल को, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहते, इंडियन सिटीजन नहीं है, भारतीय मूल के हैं, भारत के नहीं है, वो इंडियन ओरिजिन है बस। ये रहते हैं त्रिनिदाद में, टोबैगो में, वेस्ट इंडीज़ में। इसके बाद 2014 में मिला था किसको? अपने विदिशा के, क्या नाम है? हाँ, 2014 में तो मिला कैलाश सत्यार्थी को। और उनके साथ शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को। पाकिस्तान और भारत दोनों देशों को शांति का प्राइज़ मिला। सोचो कितने सोचने वाली बात है, दोनों देशों को शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है। दुनिया इनको अशांति के लिए जानती है, लेकिन शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके बाद 15 में बनर्जी को मिला इकोनॉमिक्स का, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के नहीं है ना। इसके अलावा दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। शांति का नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया, लेकिन उनको भी भारत का सिटीजन नहीं मानते थे उस समय। तो भारत में ये पुरस्कारों की बड़ी श्रृंखला रही है। इसको बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। नोबेल लॉरिएट को बड़ा संसार में बड़ी इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। तो भारत में और मरने के बाद ये पुरस्कार किसी को मिलता नहीं है। गिनो कितने मिल गया। लेकिन याद रखना, इन दोनों को इंडियन सिटीजन के रूप में नहीं मिला है, खुराना को और रमन को। खुराना और रमन को इंडियन सिटीजन नहीं मिला है, अमेरिका के नागरिक के रूप में मिला है उनको, भारतीय मूल के हैं। हम ये कह सकते हैं कितने इंडियन ओरिजिन को मिल गया है, ये कह सकते हैं, है ना। तो ये नोबेल प्राइज़ की कहानी थी जो 1913 में उनको मिल गया टैगोर को। टैगोर ने चित्रकारी के लिए नहीं, म्यूज़िक के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स, मैंने सबसे पहले प्रश्न यही पूछा था टैगोर के चित्र का नाम क्या है ना। तो टैगोर के चित्र का नाम था माय पैट्रियट पोएम, मेरी देशभक्त की कविता। माय पैट्रियट पोएम उनकी एक बहुत अच्छी पेंटिंग हुआ करती थी, और वो मूर्ति भी बहुत अच्छी बनाते थे। उन्होंने मूर्तियाँ भी खूब बनाई हैं, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा बजाते थे, लिखते भी बहुत अच्छा थे। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, मल्टी टैलेंटेड रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उनका बड़ा योगदान रहा चित्रकारी के क्षेत्र में। अगर हम मॉडर्न पेंटिंग की बात करेंगे तो आपको दो नाम बड़े फेमस सुनाई देंगे, एक राजा रवि वर्मा और एक एम.एफ. हुसैन साहब। एम.एफ. हुसैन साहब यानी मकबूल फ़िदा हुसैन। उनका क्या, उनकी सबसे फेमस कौन सी है पेंटिंग? एक तो है गजगामिनी सबसे फेमस, और दूसरी है उनकी सबसे अच्छी जिसको कहते हैं कि सिक्स सेंस, वो उनकी सबसे फेमस है जो 100 करोड़ में बेची गई। तो उनकी पेंटिंग्स बड़ी महंगी होती थी। उनकी लाइफ में एक चीज़ बहुत अजीब व गरीब थी, उनके पास गाड़ी तो फरारी थी, लेकिन चप्पल नहीं पहनते थे, कभी नंगे पैर रहते थे हमेशा ही। तो उनसे पूछा किसी ने ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा फरारी में बैठ के? तो फरारी में बैठ के वो ज़मीन से जुड़े रहते थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के कुछ आपत्तिजनक चित्र बनाए थे, इस कारण से उनको भारत से निकाला गया और अंततः उनके पास भारत की सदस्यता नहीं थी। उनकी डेथ इंग्लैंड में हो गई और भारत की सदस्यता नहीं थी उस समय उनके पास। अरब देशों की सदस्यता लिए हुए थे वो, एक देश है ना, कौन सा है, खाड़ी देश है, वहीं उसकी सदस्यता उनके पास उस समय थी। उसकी सदस्यता लेकर उनकी डेथ हो गई है। उनको भारत में फिर अलाउ नहीं किया गया रहने के लिए।
उन्होंने एक मूवी भी बनाई थी गजगामिनी के नाम से, तो उनका नाम था मकबूल फ़िदा हुसैन। लेकिन पता नहीं अंतिम दिनों में उनको क्या हुआ कि वो माधुरी दीक्षित हमारी बॉलीवुड में एक अभिनेत्री है, उनको लेकर के फिल्म बनाना चाहते थे वो, तो मीडिया ने उनका नाम बदल के कर दिया माधुरी फ़िदा हुसैन, तो उनको ऐसे भी कहते थे लोग। उनकी पिक्चर तो नहीं चली और अंततः उनका अंत हो गया। एक और प्रकृति का चित्र राजा रवि वर्मा बहुत अच्छा बनाते थे। एमपी के बहुत अच्छे चित्रकार थे, श्री नारायण बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर, बहुत सारे चित्र हमारे यहाँ पर रहे हैं चित्रकार। तो इन सारे चित्रकारों के जो फेमस चित्र हैं वो आपको पता होना चाहिए, अन्यथा परीक्षा में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चित्रकारों में आपको फैक्ट याद करना ही पड़ेगा कौन सा चित्र किसका है। अभी आपको पेंटिंग का बेसिक भी तैयार नहीं है आपका, है ना। मैं एक चीज़ और बता दूं, पेंटिंग के 2 भाग होते हैं। एक होता है 12मासी चित्र। 12मासी चित्र क्या होता है? 12मासी चित्र किसी भी चित्र में जब हीरोइन और हीरो के साथ के एक से ज़्यादा सीजन दिखाए जाते हैं, एक से ज़्यादा सीजन, यानी उसमें बरसात का भी सीजन दिखाया गया है या उसमें उसके साथ गर्मियों का सीजन भी दिखाया गया है, तो उसे 12मासी चित्र कहते हैं। इसमें हीरो बहुत कम होता है, हीरोइन के ही चित्र दिखाए जाते हैं 12मासी के चित्र, है ना। तो 12मासी किसका प्रकार है? पेंटिंग का प्रकार है, ठीक। और ऐसी ही पेंटिंग है एक बॉडी आर्ट, जैसे बॉडी पे लोग चित्र बनवाते हैं, उनमें से एक टैटू भी आ जाता है, टैटू बनवाना। तो मॉडर्न पेंटिंग में कौन कौन से पेंटर के कौन कौन से फेमस चित्र हैं। बाकी पेंटिंग जहाँ से शुरू हुई इटली से, जिसके बारे में मैंने बताया, माइकल एंजेलो, राफेल और लियोनार्डो दा विंची, इनके फेमस चित्र आप कहेंगे तो मैं उनके नाम नोट करा दूंगा, नोट कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा वो आपसे, किसी पेंटिंग की फिर वो नहीं पूछ सकता कि इसमें क्या सब्जेक्ट है। ये मुझे नहीं लग रहा कि वो एसआई में पूछेगा कि पेंटिंग के सब्जेक्ट समझाइए। ये यूपीएससी में पूछता है कि कौन सी पेंटिंग किन किन विषयों पर आधारित है। और इन्हीं पेंटिंग से शुरुआत हुई फिर हमारी बॉलीवुड की दुनिया की। चित्रों से ही चित्र आया है हमारे पास, ठीक है। चलो।